हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका प्रोटोन टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं इस वीडियो के साथ और एक नई उमंग, नई खुशी के साथ आए हैं, क्योंकि आगे से हरी झंडी मिल चुकी है अपनी बिजली बोर्ड की वैकेंसी को। तो दोस्तों, आप निराश ना हुए, जल्द ही अपनी वैकेंसी आने वाली है। आप अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से, निरंतर रूप से, कंटिन्यू रूप से रखें, चालू रखें, क्योंकि अब हम उस काल में आ चुके हैं जहां अपनी जो पहले वाली पढ़ाई वो काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें, निराश बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि वैकेंसी आएगी ज़रूर। तो ये तो थी अपनी वैकेंसी की बात जो आपके आने वाली है, बिल्कुल उम्मीद के साथ आएगी। और अब अपन बात करने वाले हैं अपने वीडियो के बारे में, जो अपने लास्ट टाइम में पढ़ा था इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर जो आपका इस प्रकार का टॉपिक है जो आपके हर चैप्टर में काम आएगा, हर जगह काम आने वाला है। और इंडक्टर को अपन ने स्टार्ट कर दिया था पार्ट फर्स्ट में, और इंडक्टर के बारे में आपने पढ़ा था कि इंडक्टर का निर्माण अपन ने किस प्रकार किया था, इंडक्टर का अपन यूज किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार एक इंडक्टर कार्य करता है, और इंडक्टर में जो उत्पन्न होने वाली ईएमएफ है किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो इंडक्टर पे उत्पन्न होने वाली जो अपनी ईएमएफ वो किस प्रकार कार्य करती है, किसके आधार पे कार्य करती है, उसी के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन पिछले कुछ वीडियोज के बारे में बात कर लेते हैं अपने, कि इंडक्टर का निर्माण अपन ने किस प्रकार किया था। इंडक्टर का निर्माण किया था आपने, एक चालक तार लिया और चालक तार को आपने क्या कर दिया, कुंडलीनुमा आकृति दे दी, और उसमें एक नियत मान का इंडक्टेंस आपने प्रस्तुत करवा लिया। तो ये तो था इंडक्टर का निर्माण करना। फिर बात आती है कि इंडक्टर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपका जो इंडक्टर है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करेगा। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है, ये अपन ने उत्पन्न होने वाली ईएमएफ में बात की थी कि अगर कोई कुंडली है उसमें अगर आप सप्लाई देते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बार बार बदलता है, और वह बार बार बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती प्रकार का। तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होती है, और वह ईएमएफ क्या कहलाती है, आपकी बैक ईएमएफ, जिसको अपन काउंटर ईएमएफ कहते हैं। और वह बैक ईएमएफ हमेशा क्या करती है, आरोपित का विरोध करती है, जिसको अपन माइनस चिन्ह से दिखाया था। उसके दोनों फॉर्मूले भी पढ़े थे अपन ने, E बराबर माइनस का L डी अपॉन डी टी और माइनस का N डी फाई अपॉन डी टी। और अपने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था आपका L बराबर था आपका N फाई अपॉन आई। इसको अपन ने सिद्ध किया था। और दूसरा फॉर्मूला था आपका L बराबर N स्क्वायर इंटू ए म्यू नॉट म्यू आर अपॉन L। एक फॉर्मूला अपन ने ये इसको पेंडिंग छोड़ा था कि अगले वीडियो में बताएंगे। और L समानुपाती N स्क्वायर क्यों होता है, और जो सवाल बनते हैं वो आपके L समानुपाती N स्क्वायर के आधार पे ही बनेंगे। L बराबर जो आपका N फाई अपॉन आई है, इसके आधार पे सवाल नहीं बनेंगे। ये तो कब कहेगा, जब आपका सवाल में दे रखा होगा फ्लक्स का मान इतना है, टर्नों की संख्या इतनी है, धारा इतनी है, तो इंडक्टेंस का मान कितना होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सवाल पूछता है बिना किसी मान दिए हुए, वो कहेगा कि कुंडली में टर्नों की संख्या आपने दुगुनी कर दी, आधी कर दी, इतना गुना बढ़ा दिया, इतना गुना कम कर दिया, तब फिर आपका फॉर्मूला ये वाला काम आने वाला है, L समानुपाती N स्क्वायर वाला, ना कि आप L समानुपाती N काम में लेओगे। L समानुपाती N काम में नहीं लेना। अगर डायरेक्ट सवाल पूछता है तो आपको फॉर्मूला काम में लेना है N समानुपाती N स्क्वायर वाला, इसी के आधार पे आपका आंसर देना है। तो यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं, इसको अपन ने पहले सिद्ध कर ही लिया था, L बराबर N फाई अपॉन आई, और इसी से आगे अपन इसको सिद्ध करेंगे इसी फॉर्मूले के आधार पर। तो यहाँ जो अपन बात करेंगे L बराबर N फाई अपॉन आई, यहां से अपन उठाएंगे इस फाई को, इसमें आपने क्या कर दिया, फाई उठाया। अब फाई किस पे डिपेंड करता है, जो आपका मैक्सिमम फ्लक्स है या फ्लक्स है, किस पे डिपेंड करेगा, B इंटू ए। B का मतलब होता है आपका दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। B का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और A का मतलब होता है कटाक्ष क्षेत्रफल, कुंडली का कटाक्ष क्षेत्रफल कितना है। फाई जो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, B इंटू ए। बी का मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ए का मतलब कुंडली का कटाक्ष क्षेत्रफल। इसको अपने समीकरण नंबर दे दिया दोस्तों 1। अब जो आपका B है वो किस पे निर्भर करता है, हर चीज एक के ऊपर एक डिपेंड कर रही है, और उसी के आधार पे अपन आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। समीकरण नंबर 1 दे दिए इसको, यहां इसको अपन समीकरण नंबर दे देते हैं A। समीकरण नंबर ए, पहला समीकरण अपने यहां से फाई उठाया, फाई डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, किस किस पर निर्भर करता है, तो B गुणा ए पर। अब यहां से अगर अपन उठाते हैं B को,
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किस किस पे डिपेंड करता है? तो चुंबकीय फ्लक्स जो आपका घनत्व वो डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पर, जिसको अपन H से दिखाते हैं। साथ में है कि उस कुंडली के चारों तरफ का माहौल किस प्रकार का है, किस माहौल में रखी हुई है, किस वातावरण में रखी हुई है, उसको अपन दिखा देते हैं म्यू नोट और म्यू आर से। म्यू नोट और म्यू आर है आपकी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब भी आपका चुंबक वाला चैप्टर आएगा, चुंबकशीलता क्या है। तो म्यू नोट जो है वो आपकी निर्वात की चुंबकशीलता है, और म्यू आर किसी सापेक्ष में या किसी माध्यम में आपकी क्या है, चुंबकशीलता है, म्यू नोट और म्यू आर। जो आपका म्यू नोट है उसका मान कई बार पूछता है, जो आपकी निर्वात में चुंबकशीलता है उसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ये कई बार पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे जो बी है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एच इंटू म्यू नोट और म्यू आर। एच मतलब है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, यहां पर लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जिसको अपन एच से दिखा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है यहां पे। तो ये बी है, यहां से आपने उठाया फाई को, फाई बराबर होता है बी इंटू ए। अब यहां से बी को उठा लिया, अब बी किस पे निर्भर कर रहा है, एच पर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पे। वहां पे जो वातावरण है चुंबक का, जो वहां पे कुंडली के चारों तरफ का वातावरण किस प्रकार का है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको आपने समीकरण नंबर दे दिया 2। अब यहां से किसको उठाते हैं अपन, एच को उठाते हैं, और एच किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, वो डिपेंड करता है एम एफ बटा एल। मतलब एम एम एफ का मतलब सभी जानते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल, चुंबक वाहक बल, और एल का मतलब है कुंडली की लंबाई, कुंडली की लंबाई। जहां एम एफ का मतलब है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स और एल का मतलब है कुंडली की लंबाई कितनी है। अब जो आपका एम एफ है वो भी किस पे डिपेंड करता है, एन इंटू आई पर। एन का मतलब जहां है टर्नों की संख्या, टर्नों की संख्या n बराबर, और I का मतलब है कुंडली में धारा कितनी बह रही है। तो ये तो थी अपनी चीजें। इसको समीकरण नंबर अपन 3 दे देते हैं, इसको अपन समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। 4 समीकरण तो अपन हमने पढ़ लिया है। फाई बराबर होता है b इंटू ए, फिर b बराबर होता है h म्यू नोट और म्यू आर, और h बराबर होता है एम एम एफ बटा एल, और एम एम एफ बराबर कितना होता है n इंटू आई। मतलब ये वाली सिचुएशन यहाँ लिख दी, ये इसकी यहाँ लिख दी, इसकी यहाँ लिख दी। मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ये इस पे निर्भर करता है, ये इस पे निर्भर करता है, और ये वाला इस पे निर्भर करता है। तो ये आपने 4 समीकरण बना लिए। अब इन चारों समीकरण अपन उल्टा लेके चलेंगे और यहां पे मान रख देंगे। अब समीकरण नंबर जो आपको दिख रहा है 4, समीकरण नंबर 4 को मतलब जो आपका एमएमएफ है उसको अपन कहां रखेंगे, यहां पे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में रखने पर कितना आएगा, यहां से अगर अपन एमएमएफ उठा के यहां रख दिया तो एमएमएफ बराबर आपने रख दिया एच बराबर एमएमएफ की जगह रख दिया एन इंटू आई, और नीचे अपॉन में क्या आपका एल। इसको अपन ऐसे कैसे रख दिया, इसको आप समीकरण नंबर दे देंगे 5। मतलब 4 को 3 में रखेंगे तो आपका समीकरण नंबर 5 आ जाएगा। अब इस समीकरण नंबर 5 जो h का मान है वो अपन कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां से अगर अपन बात करें समीकरण 5 को कितने में रखा आपने, 2 में। समीकरण 5 को 2 में रखने पर, तो 5 को 2 में रखेंगे, इस ये वाला h का मान है इसको आपने 2 में रख दिया, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका b बराबर h का मान कितना है, n इंटू आई अपॉन एल इंटू म्यू नोट और म्यू आर, इसका साथ साथ चलेगा। h बराबर मान रख दिया आपने इस प्रकार, म्यू नोट म्यू आर साथ में है, इंटू बटे में कितना है l। ये आपका b का मान आ गया। इसको अपन समीकरण नंबर दे देते कितना, ये 5 हो गया था, ये वाला आ गया आपका 6। तो यहां से अपन बात करें समीकरण 6 को, समीकरण 6 को अपन ने कहां रख दिया, समीकरण 1 में। समीकरण 6 को आपने समीकरण रख दिया 1 में, तो समीकरण 6 को 1 में रखने पे मिलेगा क्या अपन को, यहां से b का मान समीकरण अपन a में रख दें, लगा देंगे। तो अगर b का मान यहाँ पे रख देंगे तो 5 बराबर आपको मिलेगा, 5 बराबर b का मान अपन यहां से रख सकते हैं n इंटू आई इंटू म्यू नोट म्यू आर अपॉन एल, और 5 बराबर अपने क्या पढ़ाते हैं, यहाँ से 5 बराबर है तो b इंटू ए, तो यहाँ पे a अपन ऐसा कैसा लगा देंगे। और ये वाला जो आपका मान आ गया वो किसका आ गया,
बी का मान आ गया। मतलब जो आपका फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अब इन चीजों पे डिपेंड कर रहा था। पहले अपन जो फ्लक्स डिपेंड करवा रहे थे किस पे करवा रहे थे, बी गुणा ए पर करवा रहे थे, लेकिन अब किस पे कर रहा है, ये डायरेक्टली कर रहा था, अभी इनडायरेक्टली किन किन पे, अंदर की बात करते हैं तो इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब आगे की बात करें इसमें, तो यहां पे जो फ्लक्स है आपका, इसको अपन समीकरण नंबर 7 दे देते हैं। अब ये समीकरण नंबर 7 को अपन रख देते हैं कहां पे, समीकरण नंबर ए में, जो आपने स्टार्टिंग में ये नाम दिया था। समीकरण नंबर 7 को समीकरण ए में रखने पर, अब ए में रखेंगे तो एल बराबर क्या होता है आपका, एन इंटू फाई का मान अपन कितना रख देंगे, एन इंटू आई म्यू नोट म्यू आर इंटू ए बटा एल अपॉन फाई का मान रख दिया अपन ने, और नीचे कितना है आई, क्योंकि एल बराबर एन फाई अपॉन आई होता है। तो यहां पे एन फाई का मान आपने ये वाला रख दिया उठा के, ये वाला, और अपॉन में क्या है आपका आई, इस प्रकार रख दिया। तो यहां से अगर बात करें अपने इस आई से ये वाला आई कैंसिल हो गया, तो यहां फॉर्मूला क्या बचेगा, एल बराबर एन इंटू एन, एन का स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर इंटू ए अपॉन ये वाला एल कहाँ जाएगा नीचे, तो ये हो गया आपका एल। तो एल बराबर आपका इंडक्टेंस बराबर क्या हो गया, एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर ए अपॉन एल, जहां एल का मतलब है कुंडली की लंबाई, इस एल का मतलब है आपका इंडक्टेंस से मतलब है, एन का मतलब है टर्नों की संख्या, म्यू नोट और म्यू आर क्या है आपके, इस चुंबकशीलता किस प्रकार की, माध्यम में है या निर्वात की है। और निर्वात की चुंबकशीलता आपको मैंने बता दी कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। और निर्वात की जो आपकी माध्यम की वो डिपेंड करती है किस प्रकार का माध्यम है, अपन किस प्रकार का माध्यम यूज कर रहे हैं उसके आधार पे बदलती रहती है। तो ये तो था अपना एल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले आपको मैंने सिद्ध करवा दिए, एल बराबर एन फाई अपॉन आई, एल बराबर एन स्क्वायर ए म्यू नोट म्यू आर अपॉन एल, किस प्रकार काम करता है। और जब भी अपन सवाल की बात करते हैं तो सवाल मैंने आपको कहा था, एक यदि किसी कुंडली में टर्नों की संख्या को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो किस फॉर्मूले के आधार पे बढ़ाएंगे घटाएंगे, एल समानुपाती एन स्क्वायर के आधार पे। तो ये तो थी अपनी इंडक्टेंस में दोनों फॉर्मूलों की बात। अब बात करते हैं अपन इसमें ईएमएफ किस प्रकार पैदा होता है, उसी का एक सवाल देख लेते हैं। किसी कुंडली को सप्लाई देंगे तो कितनी ईएमएफ, कितना बैक ईएमएफ जनरेट होता है, उसके आधार पे कुछ सवाल अपन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने सवाल की बात कर रहे थे। किसी कुंडली का इंडक्टेंस अगर 1000 मिली हेनरी है, यदि उस कुंडली में धारा बदल रही है 2 एम्पियर से 7 एम्पियर होने में कितना समय लगा रही है, 0.1 सेकंड का समय लगाती है, तो उस कुंडली में उत्पन्न होने वाला बैक ईएमएफ का मान कितना होगा। यह है कुंडली में उत्पन्न होने वाला बैक ईएमएफ की बात। तो अगर सवाल में जो दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है, किस प्रकार की इक्वेशन है, यहाँ पे आपको एल का मान दे रखा है और धारा परिवर्तन दे रखा है, मतलब डी आई। मैंने कहा था डी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन से होता है। अगर फ्लक्स परिवर्तन की बात कर रहा है तो अपन डी फाई लेते हैं, और अगर धारा परिवर्तन की बात कर रहा है तो डी आई लगाते हैं। तो यहाँ पे एल बराबर, एल का मतलब कितना है, यहाँ पे आपका 1000 मिली हेनरी है, जहां मिली का मतलब कितना होता है 1000 इंटू 10⁻³ हेनरी, और डी आई परिवर्तन कितना हो रहा है 2 एम्पियर से 7 एम्पियर। कितना परिवर्तन हुआ, तो अपन 7 में से -2 करेंगे, कितना आएगा 5 एम्पियर का परिवर्तन। मतलब 0.1 सेकंड में धारा कितनी बदल गई, 2 एम्पियर से 5 एम्पियर। बदलाव कितना हुआ, 5 एम्पियर का बदलाव हो गया। और आपका समय कितना है, आपका जो परिवर्तित समय है वो 0.1 सेकंड है। ये भी परिवर्तन वो बोल सकता है कि यहाँ इतने सेकंड से इतने सेकंड होने पर धारा यहाँ इतनी एम्पियर से इतनी एम्पियर बदल रही है। तो यहाँ उसको डायरेक्ट दे दिया 0.1 सेकंड। अगर वो यहाँ पे कहता कि 0.1 सेकंड से 0.5 सेकंड तक धारा कितनी है, 2 एम्पियर से 5 एम्पियर, तो फिर आपको इसका अंतराल लेना पड़ता कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे परिवर्तन आपके धारा का परिवर्तन है समय का, और एल का मान आपको दे रखा है। तो अगर ये सिचुएशन है, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन में मान दे रखा है, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। क्योंकि 2 फॉर्मूले हैं, E बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी, और दूसरा है E बराबर माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। तो इस इक्वेशन के आधार पे जो आपके मान दे रखे वो कौन सा वाला फॉर्मूला आपका, ये वाला है। तो यहां से उठाते हैं, E बराबर एल का मान कितना दे रखा है, माइनस के 1000 मिली का मतलब आपने रख दिया 10⁻³ इंटू डी आई करंट में परिवर्तन कितना हो रहा है 5 एम्पियर का, अपॉन डी टी समय में परिवर्तन कितना आपका 0.1 सेकंड का। यहां से अगर अपन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी अपनी, 10⁻³ इसको ऊपर आप नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 1000, अपॉन इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, वो भी प्लस का, इंटू 50/1।
ये वाली इक्वेशन कट जाएगी, आपकी जो संख्या है, आपका जो आंसर आएगा 50 वोल्ट, माइनस के 50 वोल्ट ई का मान, आपका बैक ईएमएफ कितना आ गया 50 वोल्ट। तो ये तो थी ईएमएफ निकालने की इक्वेशन है। आपका जो सवाल है इस प्रकार पूछेगा, और ये वाला सवाल आपको कई बार पूछा गया है, कई बार पूछता है कि इतना इतना परिवर्तन हो गया तो अब मान कितना होगा। तो इस प्रकार का जो सवाल में दे रखा होता है उस आधार पे अपन चेक कर लेते हैं कि आपका फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। यहाँ से वो किसी प्रकार का सवाल बना सकता है, वो कहेगा कि यहाँ पे इंडक्टेंस का मान इतना है, बैक ईएमएफ इतना है, तो इसमें धारा परिवर्तन कितनी होगी, समय का मान आपको दे रखा होगा, कितनी धारा परिवर्तन होगी तब इतना ईएमएफ पैदा होगा। या फिर अगर वो उल्टा सवाल पूछे कितने समय में होगा, वो हर प्रकार का सवाल बना सकता है। यहाँ से अपन इक्वेशन को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी बैक ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला। इस वीडियो में अपन इतने बात करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं इसी इंडक्टर में कि धारा को वो आगे क्यों रखता है, करंट को पीछे क्यों रखता है, क्यों दबाता है, क्यों इनमें 90 डिग्री का अंतराल आता है। बिल्कुल मजेदार टॉपिक है और बिल्कुल मजा आने वाला है आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार वो अंतराल पैदा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ध्यान रखना, भूलना नहीं है आपको, वैकेंसी आपका इंतजार नहीं करेगी। बिल्कुल सही कहा है मैंने, वैकेंसी आपका इंतजार नहीं करेगी। आप अगर पढ़ाई बिल्कुल सही वे में कर रहे हैं तो वैकेंसी आपका इंतजार जरूर करेगी। लेकिन वैकेंसी इंतजार कब नहीं करेगी आपका, कि जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप इंतजार में बैठे हैं कब वैकेंसी आएगी, कब मैं तैयारी चालू करूं। तो वो आप दिमाग में से ख्याल निकाल दें कि कब वैकेंसी आएगी, कब मैं अपनी तैयारी चालू करूंगा, क्योंकि वैकेंसी को आपका इंतजार नहीं है, आपको वैकेंसी का इंतजार है। इसीलिए तो आप पढ़ाई इतनी रखें कि वैकेंसी आपका इंतजार करे, आप एक वैकेंसी का इंतजार नहीं कर रहे। पढ़ाई आप इतनी रखें कि वैकेंसी आपका इंतजार करे कि हाँ वो बंदा तैयारी कर रहा है, अब मैं आ रही हूँ और वो मेरे अंदर सेलेक्ट होने वाला है। तो आप पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू